एवरीवन। तो मैटर एंड इट्स फिजिकल नेचर के लेक्चर 5 में आज हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर का क्या रोल होता है मैटर की स्टेट को चेंज करने में। ठीक है ना। इसमें हम इसके चैप्टर में के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि टेम्परेचर की कौन कौन सी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और उनमें आपस में हम इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाई चेंजिंग प्रेशर, ये हमने सीखा था। ठीक है ना। प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर जब हम अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है ना। और अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चेंज होता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चेंज होता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है तो उनका स्टेट भी चेंज हो सकता है। ये हमने इससे पहले के लेक्चर्स में सीखा था। तो जनरली क्या होता है, जो सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है अगर हम उसकी सरफेस पे प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जो उन सब्सटेंस के बारे में सही है जो हीट करने पे एक्सपेंड करते हैं। यानी कि हम पढ़ते हैं ना थर्मल एक्सपेंशन, कि किसी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। हाँ कि ना। तो जो चीज़ें हीट करने पे एक्सपेंड करती हैं, अगर हम उनकी सरफेस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का एक यूनिक नेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो जब हम उसे 0 से 4 तक हीट करते हैं तो वाटर एक्सपेंड करने की बजाय क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ कि ना। तो अगर वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर इस इफ़ेक्ट को, वो प्रेशर भी चाहता है कि पार्टिकल्स पास पास आएँ, और उसकी आइस की नेचुरल टेंडेंसी भी है जब वो मेल्ट करेगी उसके पार्टिकल्स पास पास में आएँ। तो यहाँ पे प्रेशर असिस्ट करता है, पार्टिकल्स को पास आने में प्रेशर हेल्प करता है। तो हम बोलेंगे कि कम टेम्परेचर पे ही ये काम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर अभी असिस्ट कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाने पे आइस का कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जनरली सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है जब हम उनकी सरफेस पे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन आइस एक यूनिक सॉलिड है, इसकी सरफेस पे टेम्परेचर मतलब प्रेशर बढ़ाने के बाद क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर जाता है। यानी कि अगर हम आइस की सरफेस पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो अब वो 0 से कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट कर सकती है। ओके। अब हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में क्या होता है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनके स्पेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम को कम करके, यानी कि उनको कंप्रेस करके। और जब हम एनफ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ गैस कम एज क्लोज एज दे आर इन लिक्विड स्टेट। मतलब अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स उतने पास आ जाएंगे गैस के जितने की लिक्विड स्टेट में होते थे। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स को पास पास लाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ठीक है ना। यानी कि पास पास आएंगे भी तो भी उनके पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा उनको होल्ड करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाके लिक्विड में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ठीक है ना। एक समय आएगा हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उस टेम्परेचर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, जहाँ पे आखिरी बार होगा या कि हम किसी को प्रेशर बढ़ा के लिक्विफाई कर पाएँ, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर किसी गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को पार कर गया तो हम कभी भी उस गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हम पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर बोलो उनकी एनर्जी बढ़ाते हैं, गैस को हीट करते हैं, गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ाते हैं, तो उसको प्रेशर द्वारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना क्या होता जाएगा, डिफ़िकल्ट होता जाएगा। और किसी मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर पे जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करके
लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी कि एक बार किसी गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर को पार कर गया, फिर हम प्रेशर बढ़ा के कभी भी उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर घटाते जाएंगे, गैस को प्रेशराइज करके लिक्विफाई करना आसान होता जाएगा, और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो भी उसको लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। तो कल को आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ गैस को लिक्विफाई करने का इजी तरीका क्या है, तो आप बताओ उसका टेम्परेचर घटा दो और उसका प्रेशर बढ़ा दो, डन। तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 374 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आपने वाटर के वेपर्स को 374 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो फिर आप जितना मर्जी हो उतना प्रेशर अप्लाई कर लो, वाटर वेपर कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस समय तक पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होती है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कुछ नहीं कर सकता उनको पास, मतलब लिक्विफाई नहीं कर सकता, वो डोमिनेट ही करता रहता है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा डोमिनेट करेगी जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर, अगर उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब एक वर्ड आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे मिनिमम जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई गैस है, कम से कम क्रिटिकल प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उसको लिक्विफाई करने के लिए, हाँ कि ना। क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर से कम करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो वाटर का जो क्रिटिकल प्रेशर क्या है? 217.7 ATM, ठीक है। तो इतनी बात थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। ये ध्यान रखना, लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, क्योंकि हम जनरली सेंटीग्रेड या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को यूज़ करते हैं। हम केल्विन को वह भी बहुत कम अभी तक हमने यूज़ किया है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है। तो आप याद रखिएगा, टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, ओके। और कौन कौन सी डिग्री हैं, मतलब यूनिट्स हैं? एक सेल्सियस है जिसको हम कभी कभी सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आइए हम देखते हैं इनमें आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक बीकर है जिसमें आइस क्यूब्स हैं। ये क्या है? आइस क्यूब्स। तो यहाँ पर आइस का जो टेम्परेचर है इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें 3 तरह के थर्मामीटर को लगाया। पहला है जो सेल्सियस में रीडिंग देता है, दूसरा है जो केल्विन में रीडिंग देता है, और तीसरा है वो फ़ारेनहाइट में रीडिंग देता है। तो जब हमने तीनों को यहाँ पर लगाया, ये सेंटीग्रेड में रीडिंग देगा, ये केल्विन में रीडिंग देगा, और ये फ़ारेनहाइट में रीडिंग देगा। तो जब थर्मामीटर जो सेल्सियस वाला है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग दे रहा था, जो कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस समय जो केल्विन वाला था वो कितना रीडिंग दे रहा था? 273.15 केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट वाला था वो दे रहा था रीडिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमने इसको क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया। तो जब हमने हीट करके इसके टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो भाई जैसी बात है, सेल्सियस वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग दे रहा था, और जो केल्विन वाला था वो 373.15 केल्विन दे रहा था, और जो फ़ारेनहाइट वाला था वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा था। अब जायज़ सी बात है, ये टेम्परेचर तो सेम ही होंगे, अलग अलग यूनिट में हैं, इनकी जो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो सेम ही होगी। तो हमने क्या किया? जब हमने वो आइस को हीट करके 100 तक पहुंचाया तो कितना यूनिट्स का चेंज हुआ? तो सेल्सियस वाली स्केल में कितना चेंज हो रहा है? 0 से 100 माने 100 यूनिट्स। अगर हम केल्विन वाली स्केल की बात करें तो केल्विन वाले में 273.15 से कितना हुआ? 373.15, यानी कि
इसमें भी 100 यूनिट्स का चेंज आया। बट अगर हम फ़ारेनहाइट वाले में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनिशियली था और अभी कितना हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 180 यूनिट्स का चेंज आया है। तो बात करें सेल्सियस और केल्विन स्केल में जो यूनिट चेंज आता है वो सेम आता है, लेकिन अगर हम बात करें एक यूनिट सेल्सियस स्केल में चेंज होने पे क्या होता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें 1.8 यूनिट्स का चेंज आता है। ठीक है ना। तो देखते हैं 100 यूनिट्स चेंज ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू 100 यूनिट्स चेंज ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू 180 यूनिट्स चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर हम सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को 1 यूनिट से चेंज करेंगे तो केल्विन स्केल में भी क्या हो रहा है, केल्विन स्केल में भी हमको मिला है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 1 यूनिट से ही हो रहा है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो उसमें 1.8 यूनिट से चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास इनिशियली टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर हमने उसको हीट करके 50 यूनिट्स बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो अभी सेल्सियस स्केल रीडिंग कितना देगा, 50 यूनिट्स, यानी कि हमने इसमें 50 यूनिट का इंक्रीमेंट किया। तो केल्विन स्केल में भी कितना इंक्रीमेंट होगा, 50 यूनिट्स का होगा, क्योंकि जितने यूनिट्स का चेंज सेंटीग्रेड स्केल में होता है उतने ही यूनिट्स का चेंज किस में होता है, केल्विन स्केल में भी होता है। तो केल्विन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 + 50। तो अगर गौर से देखोगा ये सेल्सियस स्केल की रीडिंग है, तो केल्विन और सेल्सियस में क्या सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा, जो भी केल्विन स्केल की रीडिंग होगी उसमें आप मतलब सेल्सियस स्केल की रीडिंग होगी उसमें आप 273.15 को ऐड कर दो तो वो टेम्परेचर कौन सा मिल जाएगा, केल्विन स्केल का। यानी कि जब सेल्सियस स्केल 0 था उस समय ही केल्विन स्केल 273.15 था। अब जितना सेल्सियस स्केल में बढ़ेगा उतना ही केल्विन स्केल में भी बढ़ेगा। तो 273 तो पहले ही उसके पास है, प्लस जितना आप सेल्सियस में बढ़ाओगे उसको ऐड कर दो तो वही नया टेम्परेचर किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कभी कभी कि 0.15 को इग्नोर मार देते हैं, या फिर अभी कैलकुलेशन में उसको यूज़ नहीं करते हैं हम, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो हमको उसको रफली लिख लेते हैं 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तो हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की। तो जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक किए गए तो हमने कितने का इंक्रीमेंट किया, 1 यूनिट का। अब जितने भी यूनिट, अगर 1 यूनिट चेंज हम करेंगे सेल्सियस स्केल में तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना चेंज होगा, 1.8 टाइम्स, यानी कि 1.8। तो 32 इनिश जब ये 0 था तो ये 32 था। ठीक है ना। तो जब हम इसमें 1.8 इसमें 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो इसमें 1.8 का यूनिट चेंज होगा। तो आप इसको ऐसे लिखते हो 32 था प्लस 1.8 और बढ़ गया तो कितना हो गया 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट अगर हम बात करें हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, यानी हमने इंक्रीमेंट कितने का किया, 10 यूनिट्स का किया, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा 1.8 टाइम्स। जितना भी सेंटीग्रेड स्केल में चेंज हो रहा है उसका 1.8 टाइम्स किस में चेंज होगा, फ़ारेनहाइट में। तो अगर हम उसमें 10 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 1.8 टाइम्स 10। ठीक है ना। तो ये क्या है, इनिशियली 32 उसके पास था, अब हम जितना भी सेंटीग्रेड में बढ़ाते हैं उसका 1.8 टाइम्स इसमें बढ़ता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको क्या मिल गया कि जो भी फ़ारेनहाइट में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है उसमें 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 32, क्योंकि फ़ारेनहाइट में इनिशियली 32 था जब सेंटीग्रेड 0 था। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में रिलेशन। ठीक है ना। तो इसको कभी कभी लोग क्या लिख देते हैं, 1.8 को कभी कभी लोग 9/5 भी लिख देते हैं। 1.8 को क्या लिख देते हैं, 1.8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, फिर ये 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक है ना। तो ऐसा भी लोग लिख देते हैं। और कभी कभी इसको और कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5/9 टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो बहुत ही आसान है। इसको अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो जो सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई उसको यहाँ पुट कर दो और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है
तो आप यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर दो टेम्परेचर की, तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल करते हैं। पहले हम पहला वाला करेंगे। तो ए वाले में हमारा क्या है, तो ए वाले की हम बात करेंगे। बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको रिलेशन क्या था, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू क्या है 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है 25, तो ये कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ध्यान रखना हम केल्विन के साथ कभी भी डिग्री वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम वो सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का यूज़ करते हैं। अब हम करेंगे अगर सी वाला, तो इसमें क्या है 0 केल्विन दिया गया है और आपको सेंटीग्रेड में निकालना है। तो आपने पढ़ा है केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको केल्विन में टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 और ये 273 है प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इम्प्लाई दैट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा माइनस का 273 केल्विन, नहीं माइनस का 273, ठीक है ना, सॉरी, मतलब 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम करेंगे एक फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड वाले में, ठीक है ना। तो हम ई वाला करते हैं, ई, ठीक है ना। तो कितना है हमारे पास 0, मतलब अगर हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32 प्लस 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है हमारे पास 0, ये 32 प्लस 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा माइनस का 32/1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 32 1.8। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, फिर 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा माइनस का 160। फिर हम करेंगे 9 1 जा 9, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 9 8 जा 72, पॉइंट लगाएंगे, फिर 8 हो जाएगा, तो 8 8 आता रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर आपको दिया गया है और आपसे उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछे, तो आप उसके टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके बता दीजिए, वो उस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, से अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपसे पूछे कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 298 केल्विन, यानी कि उस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। ओके, अब हम बात करते हैं अगर केल्विन स्केल में 0 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट 0, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब कि 0 केल्विन पे क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन होते हैं वो सब स्टॉप कर जाते हैं, वो सब सीज कर जाते हैं। यानी कि हमने बोला था ना सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं और गैस के पार्टिकल फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा, यानी कि पार्टिकल्स वाइब्रेट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल गिव सेम रीडिंग। तो आप इसको पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इसको देखें सोल्यूशन को, ठीक है ना। तो हम एज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे कितना है x है और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी कितना हो जाएगा टेम्परेचर x हो जाएगा। तो हम दोनों इस फार्मूले को पुट करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 32 प्लस 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर x है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर कितना है
x है, तो क्या होगा, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 32 प्लस 1.8x। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1.8x इक्वल्स टू 32, तो 0.8x इक्वल्स टू कितना आएगा 32। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी -40 आएगी। इसका मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट स्केल भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेगी। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच बोथ केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल गिव द सेम रीडिंग। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको दोनों फार्मूले मतलब सेल्सियस से केल्विन और सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए मस्त रहिए और मस्त होकर पढ़ाई करिए। ओके, बाय।